नमस्कार, मैं हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सपा से रुदौली विधानसभा से आनंद सेन यादव ने किया अपना नामांकन। अब कांटे की टक्कर। आनंद सेन कई बार बीकोपुर से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और रुश्दी मियां रुदौली से, लेकिन इस बार फेरबदल हुआ है। रुश्दी मियां ने हाथी का दामन थामा है, तो वहीं सपा से आनंद सेन उनके सामने हैं। नामांकन दाखिल किया है, कैसेट में दाखिल किया, क्या कहना चाहते हैं? आज हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर हम लोगों ने विधानसभा क्षेत्र 271 रुदौली से नामांकन प्रपत्र 2 सीट में दाखिल करने का काम किया है। और ये लड़ाई हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव के आदेश पर, क्योंकि हम लोग बीकापुर विधानसभा से चुनाव लड़ा करते थे और उनको कहीं न कहीं इस बात का विश्वास दिखा कि 2 बार से हमारे साथी भाई रुश्दी अब्बास अली जैदी साहब जो लगातार विधानसभा के में संघर्ष करते रहे और 2 बार उन्होंने चांस को मिस करने का काम किया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीत होती रही। भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को जिम्मेदारी दी है। निश्चित तौर पर हम लोग सफलता हासिल करने का काम करेंगे। लेकिन पार्टी छोड़ करके बीएसपी से लड़ रहा है, आप ही के प्रतिनिधि बन गए वो, क्योंकि वो हमारे साथी हैं। अगर उन्होंने इस तरीके का काम किया है, बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियां हैं, जो समाजवादी विचारधारा है, रुदौली की जनता हमेशा समाजवादी विचारधारा की रही है और उसने समाजवादी विचारधारा के तहत ही काम करने का और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का काम किया है। इसलिए निश्चित तौर पर इस बार बदलाव की जो लहर चल रही है, उसमें निश्चित तौर पर हमारे नेता को सफलता मिलेगी। अयोध्या रुदौली अब्बास अली रुश्दी मियां कचहरी परिसर नामांकन करने पहुंचे। आपको बताते चले कि बीकापुर और रुदौली विधानसभा में काफी असमंजस की स्थिति थी, लेकिन आज सारी पिक्चर क्लियर है। रुश्दी मियां हाथी पर सवार हो चुके हैं और आज अपना नामांकन करने कचहरी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं। कैसेट में आपने नामांकन दाखिल किया, मैंने बहुजन समाज पार्टी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को कि जो उन्होंने मुझे बहुजन समाज पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार किया और ये अवसर दिया कि मैं रुदौली विधानसभा क्षेत्र में उनके पदचिन्हों पे चलते हुए उनके निशान से और उनके जो भी उनकी व्यवस्थाएं रही हैं उन व्यवस्थाओं को और अब मजबूती से क्षेत्र में लागू करने का अवसर पाया। अभी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के वो भी नामांकन करके गए हैं, तो उनसे भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि 2 बार आप हार चुके, इसी वजह से पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया है। देखिए, कौन दल किसको टिकट देता है, अगर हार पैमाना हो तो वो तो 3 चुनाव हारे हैं लगातार, तो हार कोई पैमाना नहीं होती। मैं इसके ऊपर आज नहीं, फिर किसी समय आप लोगों को आमंत्रित करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ है मेरे मन में जो कि आज के इस मौके पर मैं नहीं बोलना चाहता। वो मुझे पाठ ना पढ़ाएं, पहले स्वयं देख लें कि कितने दलों में रहे हैं। किस तरीके जनता का समर्थन आपके साथ है? पूरी की पूरी रुदौली विधानसभा क्षेत्र इस बार स्थानीय बनाम बाहरी चुनाव लड़ने जा रही है। जो हमारे निवर्तमान विधायक जी हैं वो हों और या कोई भी बाहरी प्रत्याशी हो, रुदौली विधानसभा क्षेत्र की जनता पूरी तरह से उनसे निपटने के लिए तैयार है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाले नामांकन प्रक्रिया में महज 2 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया में तेजी आ गई है। अभी भाजपा की ओर से बीकापुर प्रत्याशी डॉक्टर अमित सिंह व अयोध्या विधानसभा से वेद प्रकाश गुप्ता, रुदौली विधानसभा से रामचंद्र यादव व मिल्कीपुर विधानसभा से गोरखनाथ बाबा, जबकि कांग्रेस पार्टी से बीकापुर विधानसभा के प्रत्याशी अखिलेश यादव, अयोध्या विधानसभा से रीता मौर्य सहित कई लोगों ने नामांकन दाखिल कर अपनी अपनी जीत का दावा किया है। बीकापुर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अमित सिंह ने कहा कि इस बार का चुनाव जनता की हकों को दिलाने के लिए लड़ा जा रहा है, इसके साथ ही भ्रष्टाचार का दमन करने के लिए लड़ा जा रहा है। भाजपा के रुदौली विधानसभा प्रत्याशी रामचंद्र यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव पूर्ण बहुमत से जीतेगी। तो वहीं मिल्कीपुर से भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ बाबा ने कहा कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार में क्षेत्र में विकास किया है, इस बार चुनाव में भाजपा अधिक सीटों से चुनाव जीतेगी।
2 सेट में नामांकन किया है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी उसके बारे में? क्योंकि दूसरी बार आपको मिल्कीपुर विधानसभा से फिर जो है आपको जो है प्रत्याशी घोषित किया गया, क्या कहना है? पहले तो शीर्ष नेतृत्व को और मिल्कीपुर के एक कार्यकर्ता को बहुत धन्यवाद देता हूं जिसने मुझ पर फिर से पुनः विश्वास जताया और मुझे भारतीय जनता पार्टी का मिल्कीपुर का सूची सीट पर मुझे प्रत्याशी बनाया। क्या कहना चाहिए प्राथमिकता के बारे में? बस जो इन 5 सालों में योगी जी के शासन में जो काम हुए हैं, जो ऐतिहासिक काम हुए हैं डबल इंजन की सरकार के, उन्हीं कामों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि कोई भी विकास नहीं हुआ है, तो इस बार किस तरह से काम करेंगे कि उनको माकूल जवाब दें आप? माकूल जवाब जनता ने दे दिया है। तो 2017 की अपेक्षा इस बार का चुनाव कितना रोचक देखने को मिलेगा? जो 17 की लहर थी, मुझे लगता है उससे बड़ी लहर 2022 की। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के बीकापुर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में आज यहाँ पे 2 सेट में नामांकन किया और जो आदरणीय मोदी जी की और योगी जी की सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि जो गांव में रहने वाला गरीब है, किसान है, मजदूर है, मजलूम है, अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, शोषित है, वंचित है, उसको मुख्य धारा में लाया जाए। हम लोगों ने पूरी योजना रचना 2017 में ही बना ली थी, उस पर पूरा कार्य किया और मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, उत्तर प्रदेश नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, जिले नेतृत्व को, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के लिए कार्य करती है और निश्चित ही आने वाले समय में हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि हमने 2017 से निरंतर उत्तर प्रदेश में विकास किया है। नामांकन के बाद हम लोग आप सबसे मुखातिब हुए थे और पूरी जानकारी हमने दी है कि अयोध्या की महिमा और गरिमा के अनुसार रुदौली का विकास हो। जैसे ही देश के दुनिया के लोग अयोध्या की सीमा में प्रवेश करें, इस तरह से हम उसका विकास करें, इस तरह से हम सरकार की ऐसी सरकार बनाएं जो अयोध्या की गरिमा और महिमा के अनुसार पूरे अयोध्या की सीमा में रहने वाले, बसने वाले नौजवान, विद्यार्थी, कारोबारी, किसान, सभी समाज के वर्गों का हित उसमें शामिल हो। ऐसी अयोध्या की विकास की संभावना जो अभी मोदी जी के आने के बाद, योगी जी के यहाँ पर कई बार आने के बाद पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है कि अयोध्या पूरी दुनिया का स्मार्ट शहर, पूरी अयोध्या का पूरी दुनिया का एक ऐसा स्थान भी होने जा रहा है जो पूरी दुनिया के पर्यटक आए, देश के पर्यटक आए, उस तरह की अयोध्या बने और उसमें रुदौली का महत्व अपने आप स्वागत के लिए एक विशेष द्वार के रूप में रुदौली का विकास हो, ऐसी हमारी मंशा है और इसी मंशा को लेके अपने क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मांगने हम जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ 2 सीटों पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी या अन्य राजनीतिक दल, उनके अलग अलग तरीके के निर्णय होते हैं और उनकी जो जिसको हम लोग कह सकते हैं कि उनके पास जिस तुष्टीकरण की नीति पहले से दी रही है, तो उनका सब कुछ तुष्टीकरण में ही समाहित है, इसी नाते उसने फैसला नहीं ले पा रहे। जय श्री राम जब है और क्या स्थिति है इस बार? देखिए, इस बार तो देश में, दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का काम दिखाई पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने ही पहली बार सरकार बनने के बाद अयोध्या की धरती पर कोई प्रधानमंत्री जी। अयोध्या जनपद के कोतवाली बीकापुर क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी की मौत हुई है, जहां किशोरी का शव कुएं में मिलने की सूचना से गांव में शोक की लहर छा गई, जिसकी सूचना परिजनों को दी गई। परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरअसल पूरा मामला कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के लक्ष्मणपुर ग्रंथ के मजरे भीतर गांव का है। एक 14 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने के बाद परिजनों ने जब आसपास तलाश शुरू किया तो गांव के बाहर करीब 500 मीटर दूर एक कुएं के समीप किशोरी का स्वेटर तथा चप्पल दिखाई दिया, जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कुएं में तलाश करके किशोरी के शव को बाहर निकालकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा और अन्य विधिक कार्यवाही करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस घटना की जानकारी देते हुए बीकापुर क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र भूषण तिवारी के मुताबिक मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक परिजनों द्वारा कोई भी तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। दिनांक 7 फरवरी को
शाम करीब 7 बजे थाना कोतवाली बीकापुर के मोतीगंज चौकी क्षेत्र को एक सूचना प्राप्त हुई कि चौकी क्षेत्र के ही लक्ष्मणपुर ग्रंट ग्राम पंचायत का एक मजरा भीतर गांव है। वहां पर एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसके परिवार की एक लड़की जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष थी वो घर पर नहीं मिल रही है और गांव के बाहर करीब 500 मीटर दूर एक कुएं के पास उसका चप्पल और स्वेटर ये रखा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी में बात सामने आई कि उसकी माँ और भाई वो एक दिन पूर्व कहीं निमंत्रण पर गए हुए थे और जब 7 तारीख को सुबह वो लौटे तो घर पर बालिका नहीं मिली। उन्होंने तलाश शुरू की और जब कुएं के पास उनको चप्पल और स्वेटर देखा तो इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस ने गांव और स्थानीय लोगों की मदद से कुएं में से तलाश कराया। वहां से बालिका का शव प्राप्त हुआ। उसको पुलिस ने कब्जे में लिया, पंचनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भिजवा दिया है। परिजनों द्वारा इस संबंध में अन्य किसी भी प्रकार की आशंका व्यक्त नहीं की गई है। उनकी सूचना पर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। जो भी तथ्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर या अन्य तथ्य से प्राप्त होंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में भाजपा को लगा बड़ा झटका। प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहे राम निहाल निषाद ने अपने समर्थकों के साथ आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। जिला अध्यक्ष गंगा सिंह यादव और गोसाईगंज से प्रत्याशी अभय सिंह ने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान राम निहाल निषाद ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा में पिछड़े एवं दलितों का शोषण होता है। इतने वर्ष में भाजपा में रहा, निष्ठापूर्वक पार्टी का कार्य किया, परंतु भाजपा ने निषाद समाज को कोई लाभ नहीं किया। जब जब चुनाव आते हैं तभी भाजपा को निषाद याद आते हैं। भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि निषाद पार्टी कोई पार्टी नहीं है। अगर पार्टी होती तो उनके प्रत्याशियों को निषाद पार्टी का सिंबल मिलता, लेकिन सभी प्रत्याशियों को भाजपा का सिंबल दिया गया है। संजय निषाद अपने स्वार्थ के लिए भाजपा में गए हैं, इनका निषाद समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं सपा के गोसाईगंज प्रत्याशी अभय सिंह ने निषाद पार्टी के आए हुए लोगों का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी में मैं निष्ठापूर्वक काम करते करते और जब अभी चुनाव आया 2022 का, इसमें जिस तरह से निषादों के साथ अन्याय हुआ, उस जमाने में महाभारत काल में ऐसा मैंने महसूस किया कि डॉक्टर संजय के माध्यम से तथाकथित निषाद पार्टी के माध्यम से जो कार्य हमारे वीर एकलव्य के साथ हुआ था, उस जमाने में कि शिक्षा में नहीं दिया गया और उनका जो है अंगूठा काट लिया गया, शक्तिहीन कर दिया गया, ठीक उसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ निषाद समाज के साथ उनका गला काट लिया गया डॉक्टर संजय की निषाद पार्टी के माध्यम से। एक भी टिकट, 16 टिकट में केवल उनके बेटे के अलावा एक भी निषाद समाज को नहीं मिला। सारे के सारे दूसरे समाज के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये निषाद समाज की आवाज ही विधानसभा में बंद हो गई। तो इसलिए मैं अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी को मैंने त्याग दिया और आज समाजवादी पार्टी, आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष भाई गंगा सिंह यादव जी, आदरणीय माननीय विधायक अभय सिंह जी, आदरणीय भाई बाबूराम गौड़ जी के साथ, हमारे साथ बहुत जुझारू साथी जिनकी जमीन है, जो जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, जिला पंचायत लड़ चुके हैं, जिनको 3000 4000 क्षेत्र में वोट मिल चुका है, ऐसे साथी आज सब लोग पार्टी में, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो अब गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र तो हम जीतेंगे। इसके साथ साथ अयोध्या जनपद की सारी सीटों को पार्टी से उनके दलित और पिछड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया और वो सब जान गए हैं, सबकी आंखें खुल गई हैं कि मजदूरों और किसानों के लिए, दलितों और पिछड़ों के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो हमारे नेता अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी लड़ रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी के समर्थन में, माननीय अखिलेश यादव जी के समर्थन में सब लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। आदरणीय राम निहाल निषाद जी, जो भारतीय जनता पार्टी मेन बॉडी के प्रदेश कार्य समिति के मेंबर, वो हमारे साथ आए, हम लोग मजबूती मिली है। भाई उमा शंकर यादव जी और श्री रायत राम पटेल जी आए हैं।
ये गुरु प्रसाद निषाद जी, नहीं ये दोनों जिला पंचायत सदस्य हैं जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं जो हमारी पार्टी में शामिल हुए। गुरु प्रसाद निषाद जी बहुत शानदार नेता हैं और रनर प्रत्याशी रहे इस बार बीकापुर से। और उसका एंथोनी कुमार जी हैं, वो भी शानदार प्रत्याशी रहे बसपा से। भाई राधे रमन सिंह जी हैं, वर्मा जी हैं, पीछे राम केवल वर्मा जी हैं और कई लोग हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। हाँ, ये तो मेन चेहरे आए हैं। अभी जब हम लोग क्षेत्र पहुंचेंगे तो हजारों लोग अलग अलग इलाके में इंतजार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया है। मीडिया से बात करते हुए विनय कटियार ने कहा, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, मुद्दे वही रहने वाले हैं जो पुराने थे, मुद्दे बार बार नहीं बदले जाते हैं। किसानों के हित के लिए काम हो रहा है, श्रमिकों के लिए अच्छे काम हो रहे हैं, हर वर्ग के लिए कार्य हो रहा है। सर्वहारा जितने हैं उनकी चिंता की जा रही है। मैं समझता हूँ इस सरकार में जितना अच्छा काम हुआ है शायद ही किसी सरकार में हुआ होगा। वही स्वामी प्रसाद मौर्य के संबंध में पूछे गए सवाल जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला है, भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाति की राजनीति करते हैं। इस बयान पर विनय कटियार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य का दिमाग खराब हो गया है, इससे अधिक कुछ नहीं है। वह कहीं के नहीं रहने वाले हैं, वह किसी दल के नहीं रहने वाले हैं, वह केवल स्वार्थ की राजनीति करते हैं। पूरे 5 साल बलाई काटे, जब 5 साल बीत गए तो उनको अच्छा नहीं लगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या चुनाव लड़ने के सवाल पर विनय कटियार जी ने बोला, योगी आदित्यनाथ का पुराना क्षेत्र है गोरखपुर, वे वहां पर सांसद रहे हैं, विधानसभा उनकी रही है, इसीलिए पुराने क्षेत्र से चुनाव लड़ना उन्होंने उचित समझा होगा। शायद इसलिए भी पूरे प्रदेश का दौरा करना है, ज्यादा समय पर नहीं दे पाते, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और मुद्दे तो वही रहने वाले हैं जो पुराने मुद्दे हैं, क्योंकि बार बार मुद्दा नहीं बदला जाता है। किसानों के हित के लिए काम हो रहा है, श्रमिकों के लिए अच्छा काम हो रहा है, हर वर्ग के लिए काम हो रहा है। सर्वहारा जितने हैं उन सब की चिंता की जा रही है और मैं समझता हूँ इस सरकार में जितना अच्छा काम हुआ है शायद ही किसी सरकार में काम अच्छा हुआ होगा। बहुत अच्छा काम हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहले बीजेपी में थे, अब समाजवादी, उनका कहना है कि बीजेपी छोड़ने का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि बीजेपी में जातिगत जो है राजनीति होती है और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ क्षत्रियों के लिए काम करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का दिमाग खराब हो गया है, इससे अधिक कुछ नहीं है। वो कहीं नहीं रहने वाले हैं, वो किसी घर के नहीं रहने वाले हैं, वो केवल स्वार्थ की राजनीति करते हैं। पूरे 5 साल मलाई काटी, अब जब 5 साल बीत गए तो उनको अच्छी नहीं लगी। जनता चाहती थी कि योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़े, वो अयोध्या से चुनाव नहीं लड़े, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, उनका पुराना क्षेत्र रहा है गोरखपुर, क्योंकि सांसद रहते रहे हैं, तब भी वो विधानसभा उनकी रहती रही है, तो इसलिए पुराने क्षेत्र में उन्होंने जाना उचित समझा होगा। शायद इसलिए भी क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर दौरा करना है तो ज़्यादा समय नहीं दे पाते वो, इसलिए शायद ऐसा काम उन्होंने किया होगा। अयोध्या की तपस्वी छावनी के संत स्वामी परमहंस दास ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करने के लिए अयोध्या कोतवाली में एक तहरीर दिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर सदन में देश विरोधी भाषण देने का आरोप लगाया है। परमहंस दास ने कहा, विगत 2 फरवरी का राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण बाद सदन में बालते हुए कहा था कि द हिंदुस्तान है और भारत राष्ट्र नहीं है, एक हिंदुस्तान के लाग अब चुप नहीं बैठेंगे। राहुल के इस राष्ट्र विरोधी बयानबाजी से मुझे अत्यंत दुख पहुंचा। उनका यह बयान दंगा भड़काने की कोशिश व राष्ट्र का अपमान करने से प्रेरित है। कांग्रेस के नेता लगातार इस तरह का बयान देते हैं जिससे देश में दंगा भड़के और राष्ट्र का अपमान हो। अभी इसी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने लखनऊ में कहा था कि संघ परिवार मनुस्मृति के हिसाब से देश का चलाना चाहता है, तो वही दिग्विजय का यह बयान संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या कराने के लिए एक समुदाय विशेष का उकसाने का काम है। जगत गुरु ने कहा कि द हिंदुस्तान कहकर राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान से मिलकर भारत का बांटने की एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए।
मुकदमा दर्ज करने के लिए अयोध्या कोतवाल देवेंद्र पांडेय का कोतवाली में एक तहरीर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आईपीसी की धारा 124 के तहत राहुल और दिग्विजय के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। मुकदमा दर्ज करवाने के लिए लगातार मेरा प्रयास जारी रहेगा। राहुल गांधी के नाम आपने तहरीर दी है, किस विषय पर? राहुल गांधी ने 2 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के बाद में सदन में बोलते हुए उन्होंने कहा 2 हिंदुस्तान है, और उन्होंने ये भी कहा कि एक हिंदुस्तान के लोग अब चुप नहीं बैठेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि भारत राष्ट्र नहीं है, यह दंगा भड़काने की कोशिश है, यह राष्ट्र का अपमान है। कांग्रेस के नेता लगातार इस तरह का बयान देते हैं जिससे जो है तो देश में दंगा भड़के, राष्ट्र का अपमान हो। अभी जो है तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि संघ परिवार जो है मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाना चाहता है। यह दिग्विजय सिंह का बयान संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या कराने के लिए एक समुदाय विशेष को जो है तो उकसाने का काम है। तो आज हमने राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के खिलाफ में हमने तहरीर दिया है, और उम्मीद करता हूं कि आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होगा और कठोर कार्रवाई होगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और लगातार इसके लिए हम प्रयास करेंगे, क्योंकि 2 हिंदुस्तान का करके ये राहुल गांधी जो है चीन और पाकिस्तान से मिल करके भारत को बांटने की एक बहुत बड़ी इसमें साजिश है। और जब तक राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है, जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं लगातार इसके लिए प्रयास करता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।